अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करने लगे, दैट इज़ नियोप्लेजिया। या आपका आखिरी चैप्टर होगा, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नियोप्लेजिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए। तो शुरू करते हैं। नियोप्लेजिया बेसिकली इज़ derived from the two words neo and plasia. Both these words are the Greek words. Neo means new and plasia means growth. तो क्या मतलब हुआ? न्यूप्लेजिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ न्यू ग्रोथ इन द बॉडी। व्हेनेवर देयर इज अ न्यू ग्रोथ ऑफ द सेल्स in the body, the new growth of the tissue in the body, it is called the neoplasia, and specially it is confined to something which is abnormal. Clear? तो ये बात याद रखना कि न्यू ग्रोथ जो ये ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है उसमें हर ऑर्गन कंप्लीट है। अगर उस ऑर्गन के अंदर कोई नई ग्रोथ डेवलप हो जाती है तो दैट इज द न्यूप्लेजिया। क्लियर? और ये न्यूप्लेजिया जो न्यू ग्रोथ होती है बेसिकली इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम फिर न्यूप्लेजिया के रेफरेंस में लेते हैं। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक तो ये ऑटोनोमस होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, ये एंड हार्मफुल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो न्यू ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है जिसको हम न्यूप्लेजिया कहते हैं। दैट इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब कि ये खुद ब खुद बनना शुरू हो गया। ऑब्वियसली इसके खुद ब खुद बनने के पीछे एक रीज़न है, और वो क्या रीज़न है? जेनेटिक म्यूटेशन। आपको मैंने पढ़ाया था कि जब सेल साइकिल, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट चेक्स बताए थे कि सेल के बेसिकली जब वो साइकिल में सेल साइकिल में एंटर होता है तो डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर उसकी डिवीजन से पहले उसकी बेसिकली देखा जाता है कि आया इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है कि नहीं है। अगर नहीं मिलता जुलता होता तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम्स कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जो सेल की डेथ को उसी पर कॉज कर देते हैं। क्लियर? और अगर वो मैकेनिज्म आपका इनफेक्टिव है, अब वो ठीक नहीं है, क्लियर, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली द सेल बेसिकली सर्वाइव। इफ द सेल इज एबल टू सर्वाइव, द म्यूटेटेड सेल इज एबल टू सर्वाइव, देन इट व्हेन इट एग्जिट द सेल साइकिल इट डिवाइड्स इनटू टू। अब जब वो दो में डिवाइड हो गया तो अब अपने पेरेंट्स से वो डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था? क्यों? उसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट था। वो क्यों मुख्तलिफ था? ड्यू टू सम म्यूटेशन। वो क्यों एग्जिट हो गया? क्योंकि आपके वो चेक पॉइंट्स जो थे वो वीक थे, क्लियर, या वो एबनॉर्मल हो गए थे। तो अब अगर वो सेल जो अपने पेरेंट्स से मिलता हुआ नहीं था वो डिवाइड कर गया एक बार, और ऑब्वियसली इफ द सेल हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, और वो म्यूटेशन ऐसी थी कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी किस्म के हार्मोन पे, किसी किस्म के प्रोटीन के ऊपर कि वो डिवाइड कर सके, तो क्या होगा कि वो अलहदा से अपने तौर पे डिवाइड करना शुरू कर दे, और सेल साइकिल फिर उसको ऑब्वियसली रोकेगा नहीं, क्योंकि वो जो नया सेल बनेगा वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा, तो वो एक तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो इट डिपेंड्स कि किस किस्म की म्यूटेशन हुई थी। वो जिस किस्म की म्यूटेशन होती है वो अल्टीमेटली सेल को फिर जो है उस पैटर्न के ऊपर ले जाता है। तो एक तो ये कि ऑटोनोमस है, खुद ब खुद हो रही है। क्लियर? अब वो किसी कंट्रोल में नहीं है। जिससे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, वो मुख्तलिफ सेल्स किस खास हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो हार्मोन आता है, उनको जो है स्टिमुलेट करता है, और वो स्टिमुलेट के बाद वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। क्लियर? तो ये वो कैसे सेल है? ये ऑटोनोमस है, किसी किसी किस्म के एंजाइम, किसी किस्म के प्रोटीन के डिपेंडेंट नहीं है, किसी किस्म के हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो गया। अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड क्या है मतलब? वही जो अब मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोल मैकेनिज्म कोई नहीं है। कितने चाहिए, ज़्यादा चाहिए, थोड़े चाहिए। जिस तरह हमारी बॉडी के, मैंने आपको बताया था जब रिपेयर का प्रोसेस पढ़ा रहा था, कि एपिथेलियल सेल्स जो हैं, इसी तरह से आपके पास जो वेसल्स के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। क्लियर? वो लेकिन उनकी जो डिवीजन है ऑटोनोमस नहीं है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट साइटोकाइंस विच आर रिलीज एट द साइट ऑफ द प्रॉब्लम, एट द साइड ऑफ द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। उसी के कंट्रोल के ज़रिए से वो डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। वो फिर उस जगह के ऊपर वो जो है मल्टीप्लाई करके अपना फंक्शन प्ले करते हैं, रिपेयर में हेल्प करते हैं। और हार्मफुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये जो नई ग्रोथ है, क्लियर, अब ये ऑटोनोमस है, अनकंट्रोल्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। ये हाँ, ये कभी भी बेनिफिशियल बॉडी के लिए नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज द हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, और ये बॉडी को किसी ना किसी रेफरेंस में नुकसान पहुंचाती है।
कितना नुकसान पहुंचाती है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर किस टाइप का है वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूमर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह का ये हो सकता है न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया जो डॉक्टर स्टडी करते हैं उसको बेसिकली जिस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। और वो बंदे जो कि ऑब्वियसली इसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द ट्यूमर्स और द स्टडी ऑफ द न्यूप्लेजिया, ठीक। And those who study these subjects who become masters in the field of the neoplasia are called the oncologists. अच्छा अच्छा, is on the basis of the harmfulness of the neoplasia, it is of two types, two broad types. One is the benign and other is the malignant. malignant को कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। और benign are also called the innocent tumors, ठीक है। तो अब ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली क्लासीफाई हम किस तरह से कर रहे हैं आपको मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्मफुलनेस, कितने ज़्यादा ये खतरनाक हैं। हम दो तरह में इसको डिवाइड करते हैं दोनों खतरनाक, दोनों बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिसको हम कैंसर कह रहे हैं या मेलिग्नेंट ट्यूमर कह रहे हैं, ये इसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। और जो बिनाइन ट्यूमर है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनोसेंट। इनोसेंट इस वजह से क्या है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, इंसान की ज़िंदगी जो है इससे एक किस्म की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होता, हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा ख़तरा नहीं होता, जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर से होता है, क्लियर। तो आपके पास जो है अब दोनों ट्यूमर्स जो हैं चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मेलिग्नेंट हो, इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हर चीज़ की। जब मैंने बताया नया ग्रोथ हो रही तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमल सेल्स जिससे वो बन के निकलता है, और दूसरे इसके पास सपोर्टिव सेल्स या कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव भी से कह लो, ठीक है। चाहे बिनाइन ट्यूमर हो चाहे मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या तो वो सेल जिससे वो बना है जिसको हम पैरेन्काइमल सेल कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे बोन का अगर सेल निकला है ऑस्टियोमा या ऑस्टियोसार्कोमा, तो अब बोन का सेल डिवाइड कर रहा था उसमें कोई म्यूटेशन होगी, या फिर एपिथेलियल सेल स्टमक में कोई आपके पास जो है गैस्ट्रिक सेल था वो डिवाइड कर रहा था एपिथेलियल सेल, ठीक है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गई। जब वो म्यूटेशन हो गई, क्लियर, अब वो जो सेल जो है वो बेसिकली सेल पैरेन्काइमल सेल है, और जारी बात है अब जब वो ग्रो करना शुरू हुआ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 सेल बने और 10 से अल्टीमेटली 1 मिलियन सेल्स बन गए, अब एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। जब वो इसको इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली इसी ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ना, उस सेल ग्रोइंग सेल्स को एनर्जी चाहिए, वो ब्लड से पहुँचेगी, तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स डेवलप होंगी, क्लियर। इसी तरीके से ब्लड वेसल के साथ कनेक्टिव टिश्यू वो सेल्स को आपस में एंकर करके रखना है, जोड़ के रखना है, क्लियर। उसके लिए आपके पास स्ट्रोमल टिश्यू चाहिए होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वाज़ेह करती हैं कि वो सेल के अंदर जो म्यूटेशन हुई थी वो किस किस्म की थी। और ये बात याद रखो कि एक सेल के अंदर एक तरह की म्यूटेशन नहीं कैंसर करती या ट्यूमर करती या न्यूप्लेजिया करती, बहुत सारी कर सकती हैं, क्लियर। एक ही सेल जो है उसका बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ मेलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है, क्लियर। तो वो डिपेंड कर रहा है, और वो एक तरह का नहीं हो सकता, बिनाइन 2-3 तरह के हो सकते हैं, मेलिग्नेंट भी 2-3 तरह के ट्यूमर हो सकते हैं, क्लियर। ये क्लासिफिकेशन हम फिर करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कि इस ऑर्गन के जो है इस सेल के इतने ट्यूमर्स हैं, इतने बिनाइन होते हैं, इतने मेलिग्नेंट होते हैं, वो क्यों मुख्तलिफ होते हैं, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंसेस इन द म्यूटेशन। जेनेटिक जीन्स आपको पता है कि लाखों करोड़ों की तादाद में हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं, हर सेल के अंदर जो जीन्स मौजूद हैं वो किसी भी जीन की म्यूटेशन हो सकती है। एक जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, एक जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर उसका फंक्शन चेंज हो जाए, एक जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि वो तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, एक और जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि वो बिल्कुल ही स्लो जो है ग्रो कर रहा हो। तो डिफरेंट म्यूटेशंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वाज़ेह करते हैं। लेकिन हर ट्यूमर के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं, सेल
जिससे बेसिकली वो शुरू हुआ था। पहला सेल जिससे वो 2 में बना, 2 से 4, 8 और फिर वो मल्टीप्लाई करते गया, ठीक है। और दूसरा उसका कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों चीज़ें मिलके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वाजे करती हैं कि ट्यूमर की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बेसिकली ट्यूमर्स को किस तरह से इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, जिसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर जो है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में से आप अगर पिछले पेपर्स देखो उसके अंदर भी ये पूछा गया है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी हम किस तरह से नेमिंग करते हैं ट्यूमर्स की। आपको सिर्फ नाम से कैसे पता चल जाएगा कि पेशेंट को बिनाइन ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। क्लियर। हर ट्यूमर को डिफरेंट तरीके से नेम किया जाता है, जिसकी जैसे मैंने बोला पेरेन्काइमल सेल तो आपको पता है जिस सेल से वो निकला है, लेकिन अब वो सेल से निकला वो किस किस्म का ट्यूमर बन गया ताकि हमारे जहन में आ जाए हाँ ये वाला ट्यूमर इसको है। तो आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों की जो है मुख्तलिफ तरीके से नेमिंग होती है। पहले बिनाइन का मैं बता दूँ। बिनाइन के अंदर इंपॉर्टेंट जो सफिक्स है वो ओमा लगाया जाता है। पेरेन्काइमल सेल के एंड के ऊपर ओमा लगा देते हैं, स्पेशली पेरेन्काइमल सेल जब होंगे उसके अंदर हम ये ओमा लगा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है दो तरह के सेल्स हो सकते हैं, एक मीजेनकाइमल सेल्स हैं, क्लियर, और एक आपके पास जो है एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स का थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। मीजेनकाइमल सेल का मैसेज ओमा, जैसे किसी फाइबर सेल का ट्यूमर होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा, उसे कहेंगे फाइब्रोमा, ठीक है, फाइब्रोमा। इसी तरह से अगर आपके पास किसी कार्टिलेज सेल का ट्यूमर होगा तो उसको कहेंगे कॉन्ड्रोमा। अगर किसी मसल का कोई बिनाइन ट्यूमर होगा उसको कहेंगे मायोमा। मसल से मायोमा, मायोसाइट होता है ना, मायोमा। इसी तरीके से अगर स्मूथ मसल का कोई बिनाइन ट्यूमर होगा उसको कहेंगे रेब्डोमायोमा। रेब्डोमायोसाइट्स कौन से होते हैं आपके पास, स्मूथ मसल को रेब्डोमायोसाइट्स भी कहते हैं। समझ गए। आपके पास जितने भी मीजेनकाइमल सेल्स हैं, क्लियर, अगर वहां से ओरिजिनेट हो रहा है सेल तो उसके एंड के ऊपर क्या लगा रहे हैं, ओमा। फाइब्रोमा, फाइबर टिश्यू, फाइब्रोमा यानी फैट से, कॉन्ड्रोमा, मायोमा, रेब्डोमायोमा, ठीक है, समझ गए। लाइपोमा बड़ा कॉमन है, लाइपोमा लिपिड सेल से अगर निकलेगा तो लाइपोमा। ये तो हो गए आपके पास वो सेल्स जो कि बिनाइन ट्यूमर से जो है, बिनाइन ट्यूमर जो कि मीजेनकाइमल सेल से निकल। अगर